पीजीबीपी 1 के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी कुछ रिवाइज कर लिया है। पीजीबी 2 दिस इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द रिवीजन। इसमें पीजीबी का बैलेंस पोर्शन भी रिवाइज हो जाएगा। मैं एक बार दिखा देता हूं। हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैनर ऑफ कंप्यूटेशन, अलाउएबल एक्सपेंस की लंबी लिस्ट और डिसअलाउएबल एक्सपेंस की लंबी लिस्ट ये रिवाइज कर लिया है। अब हमें रिवाइज कौन से करने हैं? लास्ट के 3 टॉपिक्स करने हैं जो मैं कराने जा रहा हूं। पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में किसको कितना अलाउड डिसअलाउड, अकाउंट्स ऑडिट एंड प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो अभी ये रिवाइज करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक कौन सा है? टॉपिक 6 पार्टनरशिप फर्म। एक बार बोर्ड पे देख लो। टोटल 4 पेजेस जो मैं रिवाइज कराऊंगा ये रहे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। ये जितना भी रिविजन हो रहा है इट इज वेरी हेल्पफुल व्हेन यू पिक अप फाइनली एट होम फॉर लर्निंग। तब उस वक्त एक बार मेरा रिवीजन वीडियो देख लोगे तो रिदम में आ जाओगे। और मैं रिवीजन के अंदर भी एक्चुअली बहुत सारी बातें बता ही देता हूं, तो इट इज क्वाइट गुड, क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। इसका बोलने का मतलब क्या है? देयर इज अ पार्टनरशिप फर्म एंड देयर आर पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म बोलो या एलएलपी बोलो, टैक्स ट्रीटमेंट सेम है। यहां पर सेम टैक्स ट्रीटमेंट है। इनकम टैक्स पूरे सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम जगहों पर, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक में पार्टनरशिप फर्म हो या एलएलपी हो टैक्स ट्रीटमेंट सेम है। सेक्शन नंबर कौन सा है सर? 40 क्लॉज बी। टिपिकली आपको याद रहना चाहिए कि सेक्शन नंबर 40 जो होता है वो अलाउंस का सेक्शन नहीं है। वो किसका सेक्शन है? डिसअलाउंस का। तो यहां पे पार्शियल अलाउंस है, पार्शियल डिसअलाउंस है। वो कैसे मैं बताऊंगा। The story is between the firm and its partners. The story is between the firm and its partners. Firm और पार्टनर बेसिकली देखा जाए तो असेसी अलग अलग हैं, सेपरेट पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ एंड ऑल दैट, बट है तो ये एक ही ना। जो पार्टनर है वही तो ओनर है फर्म का। तो आज जो भी इनकम हो रही है उस पर एक ही बार टैक्स लगना चाहिए, 2 बार टैक्स तो नहीं लगना चाहिए। जिस अमाउंट के ऊपर फर्म ने ऑलरेडी टैक्स दे दिया है वो अमाउंट पार्टनर को जब मिलेगा तब उस पर डबल टैक्स वापस से लगना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फर्म को जो प्रॉफिट निकाला गया है, फर्म का जो प्रॉफिट आया है, वो प्रॉफिट पर टैक्स कौन दे रहा है? फर्म दे रहा है। तो वही प्रॉफिट का हिस्सा जब 1:1 करके आप पार्टनर को दोगे और पार्टनर के फाइल में आएगा, पार्टनर का भी तो अलग से पीजीबी कंप्यूटेशन होगा, अलग फाइल होगा, अलग रिटर्न जमा होगा। तो वही प्रॉफिट जो फर्म का है, जिस पे फर्म ऑलरेडी टैक्स दे चुका है, उसी में जब पार्टनर को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा तो वापस से टैक्स थोड़ा ना दोगे, वो तो हो गया ना टैक्स ऑलरेडी। डबल टैक्स तो होना नहीं चाहिए। तो एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज एग्जेम्प्टेड। सेक्शन 10, एग्जेम्पशन का महा सेक्शन कौन सा है? 10 क्लॉज 2A, ठीक है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड इज ऑलवेज कुछ मार्क। अरे सब तो तुम लोगों को पढ़ाया हुआ, सब मार्किंग क्या हुआ, क्या मार्किंग करना, खाली बस ताको बोर्ड पे सीखो। मेरी आदत एक्चुअली मार्किंग करनी खराब है, ठीक है। इधर तो वो सेक्शन नंबर क्या है? 10 का क्लॉज 2A। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय द, तुम कंसेप्ट को समझोगे ना तुम कभी नहीं बोलोगे, वरना ये टॉपिक क्या होती है एक बार क्लास में डिस्कस होती है उसके बाद देखते नहीं है, भूल जाते हैं एकदम, और बहुत दिक्कत होता है बाद में, बहुत कंफ्यूजन मचता है बाद में रिवाइज करते हो, ठीक है। तो एकदम सटाक से समझो कि भाई एक अमाउंट पे एक जन टैक्स देगा, या तो ये दे दे फर्म या फिर पार्टनर दे दे। तो भाई प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म जो है वही तो शेयर ऑफ प्रॉफिट में मुझे मिला है। तो अगर प्रॉफिट पे फर्म ने टैक्स दे दिया है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट पे मैं टैक्स नहीं दूंगा, मेरे लिए वो एग्जेम्प्टेड है। और 2 तरह के अमाउंट्स होते हैं जो मुझे मिलते हैं फ्रॉम द फर्म। क्या क्या मिलता है मुझे? आई एम द पार्टनर, मुझे मिलता है फ्रॉम द फर्म नंबर 1 इंटरेस्ट, नंबर 2 रेमुनरेशन एंड नंबर 3 वाज शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड। मैं मार्क कर रहा हूं, तुम लोग को मार्क नहीं करना, सब क्लास में मार्क वाक किया हुआ है मेरा। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या लोन। इनकम टैक्स में whether it is interest on capital or whether it is interest on partners loan, tax treatment is same. सेकेंड आइटम है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन सिर्फ वर्किंग पार्टनर को अलाउड है। किसको अलाउड है? वर्किंग पार्टनर को अलाउड है। रेम्यूनरेशन कौन से टाइप का हो सकता है? यू कैन कॉल इट सैलरी, यू कैन कॉल इट बोनस, यू कैन कॉल इट कमीशन, यू कैन कॉल इट बाय वॉट एवर नेम, इट इज पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। नाउ इन दोनों में ना फर्म को डिडक्शन मिलता है। इन दोनों आइटम में किसको डिडक्शन मिल जाता है? कैलकुलेट करते हैं पीजीबी फर्म को। तो फर्म अगर डिडक्शन ले लिया, मतलब फर्म ने उस अमाउंट पे टैक्स नहीं दिया है, तो इन दोनों अमाउंट पे टैक्स कौन देगा? पार्टनर। तो फर्म ने अगर इंटरेस्ट पे किया पार्टनर को, रेम्यूनरेशन दिया पार्टनर को, तो फर्म इज गेटिंग डिडक्शन फॉर दैट।
फर्म को डिडक्शन मिल रहा है यानी फर्म उस पर टैक्स नहीं दे रहा, तो उस पर टैक्स कौन देगा? मैं दूंगा। तो दीज टू आइटम्स आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर टू द एक्सटेंट द फर्म हैज अवेल्ड डिडक्शन। अब इसमें एक कैलकुलेशन होता है कि इतने लिमिट तक अलाउड है, इसके बाद अलाउड नहीं है। हाउ मच ऑफ इट इज अलाउड एज डिडक्शन टू द फर्म, इसका एक लिमिट होता है, कैलकुलेशन होता है। उसके लिए मैंने एक समरी चार्ट बना रखा है, ये देखो इधर, आराम से याद रहेगा, आराम से। मैं अभी मार्क करूंगा, तुम नहीं करेगा, ठीक है? इधर इंटरेस्ट आप चाहे वर्किंग पार्टनर को दो चाहे नॉन वर्किंग को, सबको अलाउड होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन का ट्रीटमेंट एक है। फर्म को कितना अलाउड है? 12% पर एनम तक फर्म को अलाउड है। तो फर्म को 12% पर एनम तक अलाउड है, तो उतने अमाउंट का पार्टनर को टैक्स देना पड़ेगा। अगर फर्म को रिडक्शन मिल रहा है 12% तक, फर्म उस पर टैक्स नहीं दे रही, तो 12% तक जो इंटरेस्ट उस पर टैक्स कौन देगा? पार्टनर देगा। उस पर टैक्स कौन देगा? पार्टनर। सपोज फर्म जो है वो पार्टनर को 16% टैक्स देती है, 16% इंटरेस्ट देती है, तो फर्म को 12% का एग्जेम्पशन डिडक्शन मिल जाता है। 4% पे फर्म टैक्स देगा और 12% पे हम टैक्स देंगे। सिंपल सी बात है। तो एक ही अमाउंट पे दो बार टैक्स नहीं है। 12% तक जो इंटरेस्ट है उस पर मैं टैक्स दे रहा हूं और फर्म कितने पे देगी? एक्स्ट्रा 4% पर। तो टोटल एक ही बार टैक्स लग रहा है, दो बार टैक्स नहीं लग रहा है। रेम्यूनरेशन इज ओनली अलाउड टू वर्किंग पार्टनर। नॉन वर्किंग पार्टनर को, पहले नॉन वर्किंग का बात कर लेते हैं। नॉन वर्किंग पार्टनर को, स्लीपिंग पार्टनर को फर्म जो भी रेम्यूनरेशन देता है वो फर्म को अलाउड होता ही नहीं, डिसअलाउड, पूरा एड बैक, तो फर्म उसके ऊपर टैक्स देता है। यानी वो रेम्यूनरेशन जब स्लीपिंग पार्टनर को अपने हाथ में मिलेगा तब उसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज उस अमाउंट पे पूरा फर्म टैक्स दे चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर को आप रेम्यूनरेशन कुछ भी बोल के दो, सैलरी, बोनस, कमीशन, उसका कुछ अमाउंट डिडक्शन मिल जाएगा। कितने अमाउंट तक मिल जाएगा? इसके लिए हमें एक फिगर कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉल्ड बुक प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? बुक प्रॉफिट। बस यहीं से जीवन में दिक्कत आ जाती है, यहीं से स्टूडेंट बौखला जाता है। मैं क्यों बोलता हूं कि इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको डेली 1 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे तुम। अभी क्या होगा, हजारों चीजें एक साथ, 7-8 सब्जेक्ट है तुम्हारे सिलेबस में जो बम्बार्ड होते रहते हैं। तुम अगर इसको छोड़ के उठाओगे, सोचोगे 6 महीने बाद, मतलब 5 में 6 महीने बाद, यू विल बी आउट, एकदम आउट ऑफ सिंक, आउट ऑफ टच, कुछ नहीं याद आएगा। यहीं पे दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, टू बी इन टच। यहां पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब क्या बुक प्रॉफिट मुझे अलग से निकालना पड़ेगा? नो, मेरे पीजीबीपी के नॉर्मल कैलकुलेशन में अपने आप निकल के आ जाएगा। व्हाट इज बुक प्रॉफिट? बुक प्रॉफिट सिंपली मीन्स द एंटायर पीजीबीपी इनकम एज यू कैलकुलेट इन योर यूजुअल मैनर, ठीक है, बिफोर डिडक्टिंग रेम्यूनरेशन। बस रेम्यूनरेशन माइनस मत करना, उसके अलावा जो आएगा दैट इज योर पीजीबीपी इनकम बिफोर रेम्यूनरेशन, दैट इज योर बुक प्रॉफिट। तो इसमें सिंपल सा काम करना है, तुमको सम्स नॉर्मली जैसे करना करते रहो। सम्स का नॉर्मल पार्ट यहां तक नॉर्मल, नेट प्रॉफिट है, एड लेस अलाउंस डिसअलाउंस जो भी होता है, एड एक्सेस इंटरेस्ट ओवर 12%, 12% तक अलाउड है, तो 12% के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट है वो डिसअलाउड है, वो एड बैक कर दो, ठीक है। यहां तक तो सब क्लियर है, ओके। अब रेम्यूनरेशन जो भी पीएल में डेबिट किया हुआ फुल एक बार एड बैक कर दो, फुल। इंटरेस्ट केवल एक्सेस पोर्शन एड बैक करना है, डिसअलाउड, तो वो पीजी पे आ जाएगा। अब रेम्यूनरेशन तो अभी माइनस करना ही नहीं है, तो पूरा एक बार फुल ऐड बैक कर दो, वर्किंग नॉन वर्किंग सब फुल ऐड बैक कर दो। तो अब इसको ऐड करने के बाद जो आंकड़ा आ रहा है उसको हम कहते हैं बुक प्रॉफिट। इट मींस पीजीबीपी बिफोर सब्ट्रैक्टिंग रेम्यूनरेशन। बस, तो तुमको अलग से बुक प्रॉफिट के लिए कोई मेहनत नहीं करना, जो सम्स कर रहे हो करते जाओ। इंटरेस्ट में भी जो एक्सेस है वो भी डिसअलाउ करके ऐड बैक कर दो, खाली रेम्यूनरेशन एक बार फुल ऐड बैक कर देना, ताकि क्या निकल के आए, पीजीबीपी बिफोर रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में दो काम करना है, एक बार फुल ऐड बैक, फिर बाद में जो अलाउेबल पोर्शन है उतना सब्ट्रैक्ट। तो एक बार फुल ऐड बैक फिर अलाउेबल सब्ट्रैक्ट, दो पार्ट में करना है, ठीक है। ये है R1 और ये है R2। R1 में एक बार आप फुल ऐड बैक कर दो, R2 में एक बार जो अलाउेबल है बस वो सब्ट्रैक्ट कर दो, बात खत्म। यू विल गेट योर फाइनल पीजीबी आंसर, दैट इज द वे यू कैलकुलेट। तो बुक प्रॉफिट तो सर बीच में निकल के आ जाएगा, पीजीबी का पूरा कैलकुलेशन करो, रेम्यूनरेशन एक बार फुल ऐड बैक मार दो, फुल, फिर जो निकल के आएगा दैट्स कॉल्ड पीजीबी बिफोर डिडक्टिंग रेम्यूनरेशन, दैट इज योर बुक प्रॉफिट। अब इन्होंने एक स्लैब बना रखा है कि हाउ मच इज अलाउड।
अगर आपकी बुक प्रॉफिट बहुत कम है तो पहले 3 लाख रुपए तक की जो बुक प्रॉफिट होती है उस पे अमाउंट होता है मिनिमम 1.5 लाख तो दे ही सकते हैं, और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हाइयर, और बैलेंस 3 लाख के ऊपर जो एक्स्ट्रा है जितनी भी बुक प्रॉफिट आएगी उस पर कितना देते हैं 60%। ठीक है, तो इससे सॉल्व करके बुक प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। बुक प्रॉफिट तो पहले निकल गया, अलाउबल रेम्युनरेशन निकल के आ जाएगा, उतना अलाउड है। अगर आपने उससे ज्यादा दिया है तो वो अलाउड नहीं है, खाली इतना अलाउड है। अगर आपने इससे कम दिया तो जितना कम दिया वही अलाउड है, वही माइनस करेंगे। तो नीचे बुक प्रॉफिट से अलाउबल रेम्युनरेशन, अलाउबल रेम्युनरेशन इज इक्वल टू लोअर ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 1 एक्चुअल दैट यू हैव पेड और द कैलकुलेटेड अमाउंट विच एवर इज लोअर, तो वो अलाउबल है, वो सब्ट्रैक्ट कर दो, यू गेट योर फाइनल पीजीबी इनकम। ठीक है, सो ये है एकदम मास्टर समरी, आराम से ये बुक में है, पढ़ाया वो ऑलरेडी तुम लोग को। ठीक है, जितने रेम्युनरेशन का फर्म को रिडक्शन मिल जाएगा उस पे कौन टैक्स देगा, पार्टनर। ओके, तो हर अमाउंट पे एक ही बार टैक्स लगेगा। ओके, फटाक से एक बार समरी कर देता हूं, खत्म होता है ये। फर्म अपने पार्टनर को 3 तरह का अमाउंट देता है, इंटरेस्ट, रेम्युनरेशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट अप टू 12% इज अलाउड टू द फर्म, एक्सेस जो डिसअलाउड उस पर फर्म टैक्स देगा। 12% तक फर्म को अलाउड रिडक्शन, तो 12% पर टैक्स कौन देगा, पार्टनर। रेम्युनरेशन कैलकुलेशन होगा स्लैब के हिसाब से, 3 लाख पे 1.5 लाख और 90% बुक प्रॉफिट हायर, बैलेंस पे 60% बुक प्रॉफिट। रेम्युनरेशन में जितना फर्म को अलाउड है उस पर फर्म टैक्स नहीं दे रहा, उतने पे पार्टनर टैक्स देगा। एक्स्ट्रा जो भी है वो फर्म को डिसअलाउड, फर्म ही टैक्स दे देगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट पे फर्म टैक्स देगा, मेरे लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। ओके, कैलकुलेशन में अलग से मेहनत नहीं करनी है, बुक प्रॉफिट के लिए अलग से कुछ नहीं करना। जब नॉर्मल पीजीबी का सम करोगे उसके बीच में निकल के आ जाएगा बुक प्रॉफिट और वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक अकाउंट्स एंड ऑडिट। अकाउंट्स का सेक्शन नंबर क्या है, 44AA। मैं मार्क करूंगा, तुम लोगों को बस खाली ताकना है बोर्ड पे, 44AA। ऑडिट का सेक्शन क्या है, 44AB। पहले अकाउंट्स की बात करें, किसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। यहां 2 कैटेगरी है, ऑप्शन 1 स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाले, ऑप्शन 2 सेकंड केस नॉट स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाले, जैसे मैं नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में फॉल करता हूं, ठीक है, या बिजनेस वाले। सर व्हाट इज स्पेसिफाइड प्रोफेशन, ये है 11 स्पेसिफाइड प्रोफेशन जो सरकार ने प्रिस्क्राइब कर रखे हैं। ये 11 स्पेसिफाइड प्रोफेशन, खाली नाम रीड करना है, अपने को रट्टा नहीं करना है। लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेटर, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये 11 स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, बस रीड मारा हुआ रहना चाहिए कि अगर इनमें से कोई एक नाम आ जाए तो तुमको बोल पाओ कि हाँ ये है। ठीक है, दे विल नॉट आस्क यू इन एग्जाम कि आप 11 का लिस्ट हमको सुनाइए, वैसा नहीं आता, तो आपको बस रीड मारना है। ठीक है, इन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में जो लोग बिलोंग करते हैं उनको अकाउंट्स मेंटेन करना है क्या, और करना है तो कौन सा करना है वो बता रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। अगर यहां पर स्पेसिफाइड प्रोफेशन वालों के लिए यू विल चेक ऑल 3 PPY। PPY मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। जैसे अगर हमारा प्रीवियस ईयर है 22-23 तो उसके पहले वाले 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स हमको लेने हैं। ठीक है, 21-22, 20-21, 19-20, 3। तो यहां पर यू हैव टू चेक ऑल 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, ऑल 3। तो एक डॉक्टर का एग्जांपल लेके सोचो कि एक डॉक्टर साहब है, वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन बिलोंग करते हैं। डॉक्टर साहब आके तुमको पूछते हैं कि बताओ क्या मुझे अकाउंट्स मेंटेन करना है, तो तुम उनको बोलोगे कि सर आप अपने पिछले 3 PPY का मेरे को ये ग्रॉस रिसिट बताइए, मतलब सेल्स बताइए, कितना आपको पैसा आया है, टोटल कलेक्शन बताइए। अगर तीनों साल 1.5 लाख के ऊपर है, तीनों साल 1.5 लाख के ऊपर, 1.5 लाख के ऊपर, 1.5 लाख के ऊपर, ग्रॉस रिसिट इज मोर देन 1.5 लाख इन एवरी 3 PPY, देन सर यू हैव टू मेंटेन डिटेल्ड बुक्स। देन सर आपको क्या मेंटेन करना है, डिटेल्ड बुक्स मेंटेन करना है, जो रूल 6F में प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, क्योंकि आप ज्यादा कमाते हो। अगर आप इससे कम कमाते हो, मतलब मान लो आपका तीनों साल में 1.5 लाख क्रॉस, 2 साल 1 साल नहीं है, तब फिर आप इसमें नहीं आओगे, आप नीचे आ जाओगे। देन यू हैव टू मेंटेन लेस बुक्स। तब आपको सिर्फ उतनी बुक्स मेंटेन करनी है जिससे इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो आपकी इनकम कैलकुलेट कर सके। तो आपको डिटेल बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा बुक्स मेंटेन करना है। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि बताओ क्या मुझे बुक्स मेंटेन करने हैं फॉर 44AA, तो तुम बोलोगे प्लीज टेल अस योर
ग्रॉस रिसिट, टर्नओवर और सेल्स, वॉट एवर यू मे नेम इट, फॉर लास्ट 3 PPY। उन्होंने फिगर बताया अगर तीनों साल 1.5 लाख पार हो रहा था, 1.5 लाख 1.5 लाख क्रॉस कर रहा था, मोर देन 1.5 लाख था, लेस देन इक्वल टू 1.5 लाख नहीं, इट हैज टू बी मोर देन 1.5 लाख, तब आपको डिटेल बुक्स मेंटेन करना है सर। और अगर अदर केस है तो आपको लेस बुक्स मेंटेन करना है। लेस बुक्स मतलब इतना बुक्स एज में एनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट योर इनकम। जो लोग स्पेसिफाइड प्रोफेशन में नहीं बिलोंग करते, जिनका बिजनेस है या नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, उनको बुक्स कब मेंटेन करना है, इसके लिए एक बार हम लोग नीचे आएंगे, ये A B, पहले हम लोग B की बात करेंगे, ठीक है। एक तो इस केस में यहां पर हम लोगों को ऑल 3 PPY नहीं, हमको देखना होता है, यहां पर थोड़ी सख्ती है। डॉक्टर साहब वाले केस में तीनों साल 1.5 लाख के ऊपर होगा तो मेंटेन करो, यहां वैसा नहीं है। यहां पर किसी एक साल भी अगर क्रॉस कर गया तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ऊपर से यहां दो फिगर चेक करेंगे, एक प्रॉफिट का और एक सेल्स का, दोनों फिगर चेक करेंगे, ठीक है। तो इन केस ऑफ अदर असेसी जो इंडिविजुअल HUF नहीं है, अगर उनकी प्रॉफिट पिछले 3 PPY में से किसी एक PPY में भी मोर देन 1.2 लाख, 1.2 लाख मतलब 1,20,000 ज्यादा हो जाए, या फिर उनका टर्नओवर सेल्स इन एनी ऑफ द 3 PPY 10 लाख क्रॉस कर जाए, देन दे हैव टू मेंटेन बुक्स। आइदर द इनकम एक्सीड्स 1.5 लाख इन एनी ऑफ द 3 PPY और द टर्नओवर एक्सीड्स 10 लाख इन एनी ऑफ द 3 PPY। तो 6 फिगर हैं, पिछले 3 PPY के प्रॉफिट भी दिया हुआ है और टर्नओवर भी दिया है। 6 फिगर में से कोई एक भी अगर लिमिट पार कर गया तो आपको बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। इंडिविजुअल HUF के लिए ना ये लिमिट्स ऑलमोस्ट डबल है। इंडिविजुअल HUF के लिए गवर्नमेंट के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर, गवर्नमेंट बोलता है ना तुम लोग थोड़ा ज्यादा कमाओ फिर बुक्स मेंटेन करना। तो अगर एसएससी एक इंडिविजुअल HUF भी इंडिविजुअल जैसे होता है, उनके केस में लिमिट्स ऑलमोस्ट डबल है। 1,20,000 का डबल 240 2.5 लाख। तो अगर प्रॉफिट पिछले 3 में से किसी साल 2.5 लाख पार है या फिर टर्नओवर 10 गुना 25 लाख पार है, तो यहां पे भी 6 फिगर निकलेगा। प्रॉफिट 3 फिगर प्रॉफिट के, उसमें से कोई एक भी अगर क्रॉस कर गया या फिर टर्नओवर में से कोई एक भी 25 लाख क्रॉस कर गया, देन यू हैव टू मेंटेन बुक्स। खुशखबरी बस इतनी है कि यहां पर जो बुक्स मेंटेन करनी होती है वो लेस बुक्स होती है, डिटेल बुक्स नहीं है। कोई भी केस हो यहां उतना ही बुक्स मेंटेन करना है विच विल एनेबल द इनकम टैक्स ऑफिसर टू कैलकुलेट योर इनकम। ओके, ठीक है। ये बुक्स कितने साल प्रिजर्व होते हैं? 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। ऑब्वियसली जिस प्रीवियस ईयर का बुक्स है वो असेसमेंट ईयर में तो रखोगे ही, जिसमें कैलकुलेशन होता है, तो असेसमेंट ईयर एंड होने के बाद 6 साल और रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट, टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट का सेक्शन नंबर क्या है सर? 44AB। 44AB क्लॉज A, 44AB क्लॉज B, 44AB क्लॉज CDE, ठीक है। A B C D E, ये टैक्स ऑडिट की समरी है। टैक्स ऑडिट किनको कराना पड़ता है? टैक्स ऑडिट के लिए इनकम बहुत ज़्यादा होनी चाहिए तब टैक्स ऑडिट होता है। टैक्स ऑडिट बेसिकली क्या होता है, जो असेसी है वो एक स्टेटमेंट बनाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म 3CD। फॉर्म 3CD बहुत लंबा होता है, बहुत डिटेल होता है, जिसमें एक असेसी अपने PGBP रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन डालता है, अलाउंसेस डिसअलाउंस सब कुछ एकदम डिटेल में बनाकर देता है इन फॉर्म 3CD। इससे इनकम टैक्स ऑफिसर को काफ़ी मदद हो जाती है इन कैलकुलेटिंग एंड वेरीफाइंग योर रिटर्न। एक इनकम टैक्स ऑफिसर बेसिकली ये तो चेक करेगा कि आप रिटर्न में जो जो अपनी इनकम दिखा रही हो क्या अलाउड है क्या डिसअलाउड है, वही सब तो चेक करेगा। तो उसको जो जो चेक करना था ना वो फॉर्म 3CD में उसने लिख के दे दिया है, तो आप वो भर के दे दो। और उस डेटा को कौन वेरीफाई करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करके बोलेगा कि ये सच है कि झूठ है, तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो चेक करके बोलता है उसको हम कहते हैं टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट का मतलब होता है ऑडिट ऑफ फॉर्म 3CD। टैक्स ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट ऑफ अकाउंट्स नहीं, ऑडिट ऑफ फॉर्म 3CD। फॉर्म 3CD असेसी बनाता है, पूरा डिटेल डालता है अपने PGB का, क्या अलाउंस क्या डिसअलाउंस सब कुछ बहुत डिटेल होता है ये। और CA उसको चेक करके बताता है सही है कि गलत है, फिर वो अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देता है फॉर्म 3CA या 3CB में। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, जिनका टैक्स ऑडिट होता है उनका रिटर्न फाइल डेट होता है 31 अक्टूबर, लेकिन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 1 महीने पहले जमा होती है। तो रिटर्न आप 31 अक्टूबर तक करना, पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपको 30 सितंबर तक जमा करना पड़ेगा, 1 month प्रायर टू द रिटर्न फाइलिंग डेट। ओके, नाउ टैक्स ऑडिट किनका होता है? फर्स्ट पॉइंट,
जिनकी सेल्स या टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर हो जाए, 1 करोड़ के ऊपर उनको कराना पड़ेगा टैक्स ऑडिट। अब यहां पर एक एनहांस टर्नओवर 10 करोड़ का नया लिमिट आया है। अगर आपके रिसिट्स एंड पेमेंट्स पक्के में होते हैं, पक्का का मतलब है अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस, रूल 6 अब्बा, ई मोड, तो अगर आपका पक्के में होता है तब तो अच्छी बात है। मतलब इन्होंने बोला अगर 95% ऑफ योर रिसिट्स एंड 95% ऑफ पेमेंट इज इन पक्का, देन तो आप 10 करोड़ क्रॉस करने पे टैक्स रेट कराना, वरना आपको टैक्स रेट कराने की जरूरत है ही नहीं। एक असेसी है जिसका टोटल सेल्स हुआ है 8 करोड़, पर 8 करोड़ के सेल्स में उनका जो रिसिट्स हैं, जो पेमेंट्स है, वो बहुत ज्यादा है, पक्के में है। मतलब 99% ऑफ रिसिट इज इन पक्का, 99% पेमेंट इज इन पक्का, ठीक है। देन इस असेसी को टैक्स ऑडिट नहीं कराना, बिकॉज इसके ऊपर 1 करोड़ नहीं, एनहांस लिमिट 10 करोड़ का लगता है, ठीक है। सेकेंड, अगर आप प्रोफेशन में हो तो आपके लिए ग्रॉस रिसिट कितना है? 50 लाख। प्रोफेशन में हो तो 1 करोड़ नहीं, 50 लाख क्रॉस करने पे आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। मैं कोचिंग टीचर हूं, अगर मैं इंडिविजुअल अपने नाम से पढ़ा रहा होता तब मैं प्रोफेशन में जाता 50 लाख में, लेकिन मैं इंडिविजुअल कोई भी टीचर, मतलब जो थोड़ा सा भी बड़े लेवल पे होता है, वो अपने नाम से नहीं पढ़ाता, वो लोग कंपनी एलएलपी खोलते हैं। तो जैसे मेरी कोचिंग सेंटर एलएलपी है, फॉर एलएलपी दिस इज नॉट अ प्रोफेशन, इट इज अ बिजनेस। सो मेरे लिए भी टैक्स ऑडिट का लिमिट जो है वो 1 करोड़ 10 करोड़ में ही जाता है, ठीक है। तो मेरे लिए वो 10 करोड़ में जाता है, बिकॉज बेसिकली आई एम, मेरा पूरा का पूरा काम पक्के में ही होता है। 99.99% इज इन बैंक ओनली, ओके। अगर मैं इंडिविजुअल अपने नाम से पढ़ा रहा होता तो मेरे लिए 50 लाख की लिमिट होती, ओके। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ केस जो है सर वो पीटीएस का, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का। थर्ड एंड फोर्थ एक जैसा है पर फिफ्थ अलग है। थर्ड, अगर हमारा असेसी ट्रांसपोर्टर है, 10 ट्रक से कम है उसके पास, ठीक है, ट्रांसपोर्टर 10 ट्रक है, उससे ज्यादा नहीं है, तो वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आराम से जा सकता है, एलिजिबल है। फिर भी वो नहीं जाना चाहता प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में, वो बोलता है माई नॉर्मल इनकम इज लेस देन माई प्रिजम्पटिव, सो आई विल नॉट फॉलो प्रिजम्पटिव। तो अगर वो जिद करेगा तो हम भी जिद करेंगे, फिर उसको भी टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। भले अब उसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इफ यू आर एलिजिबल फॉर पीटीएस एंड स्टिल यू आर नॉट फॉलोइंग पीटीएस, यू गो फॉर टैक्स ऑडिट, ओके। एक असेसी है, ट्रक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है उसका, उसके पास 10 ट्रक ही हैं, तो वो पीटीएस के लिए एलिजिबल है, ठीक है, पर वो पीटीएस में नहीं जाना चाहता, वो बोलता है मैं नॉर्मली करूंगा। तो आप पीटीएस के एलिजिबल हो, फिर भी आप जाना नहीं चाहते हो, आपको हम लोग क्लॉज ए में चेक नहीं करेंगे, आपको क्लॉज सी में चेक करेंगे। तो आपका टर्नओवर 1 करोड़ की नहीं है, 10 करोड़ की नहीं, उससे कोई मतलब है ही नहीं। यू आर अ ट्रक वाला पर्सन, you have 10 trucks only, you are eligible for PTS under 44AE, तो आपको क्लॉज ए में चेक नहीं किया जाता, आपको क्लॉज सी में चेक किया जाता है। सी के अनुसार अगर आप PTS वाले हो, 44AE वाले, फिर भी आप नहीं फॉलो करना चाहते क्योंकि आप बोलते हो कि आपका नॉर्मल इनकम कम है, तब आपको टैक्स ऑडिट कराना ही पड़ेगा, इवन इफ योर टर्नओवर इज लेस देन 1 करोड़, क्योंकि आप पे क्लॉज ए अप्लाई नहीं करेगा। सेम गोज फॉर स्पेसिफाइड प्रोफेशन। अगर आप 44 ADA वाले हो, डॉक्टर साहब हो, स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाले हो, तो आपके लिए हम लोग क्लॉज नंबर बी चेक नहीं करने वाले, आपके लिए हम क्या चेक करें? क्लॉज सी। एक डॉक्टर साहब है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन 44 ADA में जो पीटीएस में लिमिट होता है टर्नओवर का, वो होता है 50 लाख रुपया। तो डॉक्टर साहब की जो एनुअल रिसिट्स है वो 50 लाख के अंदर है, तो ही इज बाकायदा एलिजिबल अंडर 44 ADA, बट स्टिल ही चूजेस not to follow PTS. He is eligible but chooses not to follow. तो हम बोलेंगे सर आप क्लॉज बी में नहीं, आपको क्लॉज सी में चेक किया जाएगा। एंड क्लॉज सी के अनुसार अगर आप एलिजिबल हो पीटीएस के लिए 44 ADA, फिर भी आप नहीं फॉलो करते, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। लास्ट वन इज डिफरेंट एंड डिफिकल्ट। अब बात हो रही है 44 AD के लिए। 44 AD में एकदम ध्यान से सुनना, यहां ज्ञान और गणित एकदम अलग है। अगर कोई असेसी, आज तक कोई असेसी जो 44 AD मतलब हर छोटे बिजनेस प्रोफेशन पे एप्लीकेबल है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन और ट्रक ड्राइवर को छोड़कर, स्पेसिफाइड प्रोफेशन और ट्रांसपोर्टर लोग को छोड़कर हर किसी के लिए 44 AD एप्लीकेबल है। तो अगर 44 AD में जाने के लिए आपका टर्नओवर 2 करोड़ के अंदर होना चाहिए, तो एक असेसी है
जो इंडिविजुअल एचयूएफ या फर्म है जिसका टर्नओवर भी 2 करोड़ के अंदर है वो 44AD में एलिजिबल है। पर अगर आज तक उसने 44AD कभी फॉलो किया नहीं तो उसके लिए हम क्लॉज ए ही चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसने 44AD फॉलो किया है तो 44AD में 5 साल का कंटिन्यूटी का क्लॉज होता है कि अगर आप 44AD फॉलो करो तो 5 साल तक लगातार करो, बीच में अगर आपने ऑप्ट आउट किया तो मरोगे। सपोज वो असेसी पिछले 2 साल से एक्चुअली 44AD PTS फॉलो कर रहा था बट नाउ ही वांट्स टू ऑप्ट आउट। बॉस, इफ यू वांट टू ऑप्ट आउट ऑफ 44AD बिफोर कंप्लीटिंग 5 years देन आपको हम क्लॉज ए में नहीं, आपको क्लॉज ए में नहीं क्लॉज ई में चेक करेंगे, क्योंकि आप तो ऑप्ट आउट वाले केस हो। तो ऑप्ट आउट वाला अगर कोई बंदा है जो 5 साल तक पीटीएस लगातार फॉलो नहीं किया, बीच में ऑप्ट आउट कर रहा है, तब इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर उसको टैक्स ऑडिट तो कराना पड़ेगा ही, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कभी भी आज तक पीटीएस फॉलो नहीं किया, तब हम ऑप्ट आउट वाले केस नहीं है, तब हमको आप कहां चेक करोगे? क्लॉज ए में चेक करोगे, ठीक है। सो दैट वाज 44AB टैक्स ऑडिट। इसके बहुत सारे इलस्ट्रेशंस मैंने कराए हैं क्लास में पूरा क्लैरिटी के साथ। The last, presumptive taxation scheme, a shortcut income calculation scheme। जो छोटे बिजनेसमैन होता है उनके लिए सरकार ने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की सुविधा निकाली है, छोटे बिजनेसमैन के लिए। किस तरह से? सरकार बोलती है कि देखो छोटे बिजनेसमैन लोग के लिए डिटेल अकाउंट्स मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, उनका वो इंडिविजुअल अपनी तरह से धंधा करे जा रहे हैं, तो उनके लिए हम एक शॉर्टकट निकाल रहे हैं। वो शॉर्टकट क्या है? वो केवल अपना सेल्स का फिगर बता दे, सेल्स में हम एक परसेंटेज मल्टीप्लाई करके उसी को डीम्ड पीजीबीपी इनकम मान लेंगे। अलग से आपका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, हमें अलावेंस से मतलब नहीं, हमें डिसअलावेंस से मतलब नहीं, हमें डेप्रिसिएशन अंडर आई इनकम टैक्स से मतलब नहीं, कुछ नहीं। बस आप सेल बता दो अपनी, आपके सेल से मल्टीप्लाई करके उतने ही इनकम को हम प्रिज्यूम कर लेंगे, प्रिजम्पटिव कि यही आपकी इनकम है। इसको कहते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, ठीक है। यहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि एसएससी को कोई अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और टैक्स ऑडिट कराने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आता है 44AD। ये जनरल है, इट अप्लाइज ऑन ऑल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस एक्सेप्ट ट्रक वाला, ट्रांसपोर्टर एंड सेकंड स्पेसिफाइड, उसको छोड़ के सब इसमें आ सकते हैं। कौन कौन से एसएससी एलिजिबल है? देखो ये बना तो छोटे बिजनेसमैन के लिए, तो उनका बिजनेस या तो इंडिविजुअल नाम से है या एचयूएफ के नाम से है या पार्टनरशिप फर्म के नाम से, बट नॉट एलएलपी। तो ये 3 तरह के एसएससीज अलाउड है, प्रोवाइडेड इनका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ के अंदर होना चाहिए, 2 करोड़ पार नहीं होना चाहिए, तो दे आर एलिजिबल। इनके लिए प्रिजम्पटिव इनकम कितनी होगी? 8% ऑफ द सेल्स, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना, सेक्शन 44AA अकाउंट्स, 44AB टैक्स ऑडिट, 44AD ADA AE प्रिजम्पटिव टैक्स, इनमें कहीं पे भी अगर टर्नओवर, ग्रॉस रिसिट, सेल बोला है तो उसका मतलब है जीएसटी पोर्शन को छोड़ के। जैसे अगर आपकी सेल है 10,000 रुपया जिसमें 1500 का जीएसटी है तो वो हटा दो, तो आपकी सेल हम सिर्फ 8500 रुपीज देंगे। तो वॉट एवर सेल, टर्नओवर, ग्रॉस रिसिट फिगर विच यू एवर मतलब कम अक्रॉस इन दीज सेक्शंस, इट इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। आपके सेल का हिस्सा है ही नहीं, जीएसटी सरकार का पैसा, वो आपका पैसा है ही नहीं, वो सेल में आएगा ही नहीं, ये हमेशा याद रखना। इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी मचता है, मैं एकदम क्लियर बता रहा हूं। तो आपकी इनकम हम कितनी मानेंगे? 8% ऑफ योर सेल्स, सिंपल। आपका टर्नओवर, सपोज मान लो आपका टर्नओवर हुआ है इंक्लूडिंग जीएसटी 2 करोड़ 10 लाख, उसमें जीएसटी है 20 लाख, तो 2 करोड़ 10 लाख में से 20 लाख हटा दो, तो आपका सेल्स कितना माना जाएगा? 1 करोड़ 90 लाख। 1 करोड़ 90 लाख 2 करोड़ के अंदर है, तो यू आर एलिजिबल फॉर 44AD। तो आपकी इनकम कितनी मानेंगे? 1 करोड़ 90 लाख का 8%, दैट इज योर पीजीबीपी डीम्ड। अब इसमें सारा अलाउंस, डिसअलाउंस में सब डीम्ड है कि हो चुका, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फाइनल आंसर वही है जो 8% निकल के आया है, ठीक है। इफ अब सरकार फिर से प्रोत्साहन दे रही है कि से आप लोग जो भी सेल करो सब पक्का में करो। पक्का मतलब वो अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, ईसीएस एंड ई मोड। अगर एनी पोर्शन ऑफ द सेल इज इन पक्का तो वहां पे सिर्फ 6% होगा, 8% भी नहीं होगा, तो दैट्स एन एडवांटेज फॉर यू। तो रिटर्न फाइलिंग डेट तक वेट करो, टोटल जितना भी साल भर का सेल हुआ है अप टू रिटर्न फाइलिंग डेट, उसमें से जो भी कलेक्शंस आए हैं, जितने कलेक्शंस कैश में हुए हैं 8%, जितने कलेक्शंस पक्का में हुए हैं 6%, जो ड्यू है वो भी 8%। सेकंड, ये आसान है, ये स्पेसिफाइड प्रोफेशन वालों के लिए 44 अदा,
44 अदा में स्पेसिफाइड प्रोफेशन कितने हैं? ये 11 स्पेसिफाइड प्रोफेशन रीड करने हैं। प्रोफेशन कौन करता है? या तो इंसान करता है या वो फर्म बना के करता है, एचयूएफ प्रोफेशन नहीं करता। तो यहाँ पे एसएससी कौन है? आइदर इंडिविजुअल, आप सपोज अकाउंटिंग का काम करते हो, सीए हो, तो या तो आप सीए इंडिविजुअली करते हो सोल प्रोप्राइटरशिप, या सीए की पार्टनरशिप होती है। सीए का एचयूएफ फर्म तो हो ही नहीं सकता ना, तो या तो इंडिविजुअल या फर्म, एक्सक्लूडिंग एलएलपी। एलएलपी को अलाउड नहीं है, तो क्योंकि एलएलपी को लोग बड़ा मानते हैं, तो आज के दिन मैं आपको बता देता हूँ मैक्सिमम सीए, सीएस, सीएम में जितने भी है ना एडवोकेट, सब एलएलपी बना के काम कर रहे हैं, तो वो लोग ये पीटीएस में जा नहीं सकते। जैसे मैं कोचिंग टीचर हूँ, मैं खुद एलएलपी बना रखा हूँ, तो मैं तो कभी जा ही नहीं सकता 44 एडी, और मैं इसमें आता भी नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी जितने भी प्रैक्टिसिंग लोग हैं सब एलएलपी में ही हैं, तो कोई ये पीटीएस में जा नहीं पाएगा। केवल जिनका इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म है एक्सक्लूडिंग एलएलपी, वो जा सकते हैं इसमें। यहाँ पर 44 एडीए में जाने के लिए आपकी ग्रॉस सेल जो है साल भर की, वो 50 लाख के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और 44 एडीए ना इतना रोमांटिक भी नहीं है, क्योंकि 44 एडी जो ऊपर था वहां तो प्रिजम्पटिव इनकम बहुत कम था, 8% ऑफ सेल, यहां बहुत ज्यादा है, 50% ऑफ सेल। तो मतलब ये उतना मतलब अच्छा साउंड भी नहीं करता, कोई इसमें जाना जल्दी से चाहता भी नहीं है स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाले। 44 एडी में 5 साल का कंटिन्यूटी का रेस्ट्रिक्शन होता है कि एक बार अगर 44 एडी में घुस गए तो 5 साल तक बाहर नहीं निकल सकते। अगर निकले बीच में तो फिर तुमको 5 साल तक जा नहीं पाओगे वापस पीटीएस में, अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा। बट एडीए और एई में आपके पास फ्रीडम है, आप हर साल चेंज कर सकते हो। स्पेसिफाइड प्रोफेशन में और कैरियर, गुड्स कैरियर में ये फ्रीडम है कि आप हर साल चेंज कर सकते हो। आप इस साल सॉल्व करो कि आपकी नॉर्मल इनकम ज्यादा आ रही है कि पीटीएस। अगर आपकी पीटीएस कम आ रही है यू गो फॉर पीटीएस स्ट्रेट, और अगर आपकी नॉर्मल इनकम कम आ रही है देन यू गो फॉर नॉर्मल इनकम, पर फिर इस साल का अकाउंट्स ऑडिट करना पड़ेगा। तो यहां आप हर साल चेंज कर सकते हो। एक स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाला और एक ट्रांसपोर्टर जो है वो हर साल चेंज कर सकता है। जिस साल पीटीएस फॉलो करेगा ऑडिट की जरूरत नहीं है, जिस साल नॉर्मल फॉलो करेगा उस साल ऑडिट, टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर, गुड्स ट्रांसपोर्टर वाला जो सेक्शन है 44 ए, ट्रांसपोर्टर्स के लिए पूरे इनकम टैक्स और जीएसटी में गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड स्पेशल एग्जेम्प्टेड प्रोविजंस फॉर दीज पीपल, गवर्नमेंट लव्स देम, इनके लिए हर जगह एग्जेम्पशन है। इट इज अवेलेबल टू ऑल एसएससी, मतलब यहाँ इंडिविजुअल एचओ भी नहीं, ट्रांसपोर्टर कैसा भी हो सकता है, कंपनी एलएलपी सबको मिलेगा। कौन सा टाइप का बिजनेस है आपका? प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस। प्लाइंग का मतलब होता है ट्रक को ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करना, दैट्स कॉल्ड प्लाइंग। तो प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस। मैक्सिमम आपके पास 10 ट्रक्स हो सकते हैं। यहाँ पे टर्नओवर की लिमिट नहीं है, जैसे एडी में 1 करोड़ का टर्नओवर, 2 करोड़ का टर्नओवर होता है लिमिट, एडीए में 50 तक का होता है। यहाँ ऐसा कोई टर्नओवर का लिमिट नहीं है। यहाँ ओनरशिप ऑफ ट्रक देखते हैं कि हाउ मेनी ट्रक्स डू यू ओन। भाड़े का ट्रक नहीं होना चाहिए, ओन्ड ट्रक होना चाहिए। आपके पास मैक्सिमम 10 ट्रक्स होने चाहिए, तब आप इस स्कीम में जा सकते हो। ओनरशिप इज नेसेसरी, पुट टू यूज से मतलब नहीं है। सो इफ यू ओन 10 ट्रक्स, हम मानेंगे आपकी प्रिजम्पटिव इनकम इतनी है। तो ट्रक वाइज कैलकुलेट किया जाएगा। 2 प्रकार के ट्रक हैं, हैवी ट्रक, लाइट ट्रक। हैवी ट्रक जो होता है, लाइट हैवी ट्रक, उसका वजन होता है 12 टन, मतलब 12,000 किलो या उससे ज्यादा, मतलब मोर देन 12,000 किलो, नॉट इक्वल टू भी नहीं, 12 टन। हैवी ट्रक मतलब एक ऐसा व्हीकल जिसका वजन 12 टन के ऊपर है, 12,000 किलो के ऊपर है। तो इस केस में प्रिजम्पटिव इनकम होता है 1,000 रुपया पर टन पर मंथ। कैलकुलेशन यहाँ पे मंथली होता है, मतलब मंथ्स देखे जाते हैं। यू डोंट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ मैथमेटिक्स ओवर हियर। एग्जाम्पल, आपने एक ट्रक खरीदा 28 अप्रैल को, तो भले ही 2 दिन था वो ट्रक आपके पास, पर पूरा फुल अप्रैल मंथ काउंट होगा। आपने एक ट्रक बेचा है सितंबर में 10 तारीख को, तो भले 10 दिन यूज हुआ था सितंबर में, पूरा सितंबर काउंट किया जाएगा। तो यहाँ कैलकुलेशन एकदम कैलेंडर मंथ्स वाइज होता है, ठीक है, कि आपके पास कितने मंथ्स तक था। अगर वो पार्ट ऑफ द मंथ भी आपके पास था तो यू विल टेक फुल मंथ। क्लियर? दैट इज द मैथमेटिक्स ओवर हियर। तो 1,000 रुपया पर टन पर मंथ। और इसके अलावा जो व्हीकल्स हैं उनको हम लोग लाइट एंड मीडियम व्हीकल कहते हैं, जिनका वजन लेस देन इक्वल टू 12 टन है। तो यहाँ पे लाइट एंड मीडियम व्हीकल का वजन 12 टन के अंदर होता है। अब इंडिविजुअली टन से कोई मतलब नहीं है, कैलकुलेशन वेरी सिंपल,
7,500 रुपया पर मंथ। इनटू टन्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो एसएससी के पास जितने भी व्हीकल्स हैं उनका आपको अलग अलग कैलकुलेशन करना है। ये पर व्हीकल का कैलकुलेशन है। अगर 4 हैवी ट्रक्स हैं, 4 हैवी ट्रक है तो 4 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 1000। अगर मान लो 4 ये वाले ट्रक हैं लाइट एंड मीडियम, तो 4 बार अलग अलग कैलकुलेट, 7,500, 7,500, 7,500 अलग अलग। तो दैट इज द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर ट्रांसपोर्टर्स। इसी के साथ हमारा फुल पीजीबीपी रिवीजन कंप्लीट होता है। थैंक यू।